सीरिया में हालात बद से बदतर हो गए। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी। विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। वो सड़कों पर गोलीबारी करके जीत का जश्न मना रहे हैं। सीरिया के सितारे गर्दिश में हैं। सीरिया की हवाओं में बारूद की गंध खुली हुई है। सीरिया में सड़कों पर जबरदस्त फायरिंग हो रही है। सीरिया में बेकाबू हो गए हैं विद्रोही। सीरिया की तस्वीरें डराने वाली हैं। ये वही सीरिया है जहां खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने अपनी जड़ें जमाई है। अब एक बार फिर वैसा ही खतरा मंडरा रहा है। गुरुवार को सीरियाई विद्रोहियों ने हमा शहर पर कब्जा जमा लिया था। महज हफ्ते भर के भीतर बिजली की रफ्तार से विद्रोहियों ने सीरिया के 2 बड़े शहरों से राष्ट्रपति असद की सेना को खदेड़ दिया है। पहले अलेप्पो और फिर चौथे सबसे बड़े शहर हमा में विद्रोहियों ने अपनी जीत का जश्न मनाया। धार्मिक नारों के बीच ऑटोमेटिक राइफलों से निकलती गोलियां गूंज रही थी। गोलियों की आवाज सुनकर घरों से निकले लोग भी विद्रोहियों के जश्न में शरीक हो गए। विद्रोहियों ने हमा में हाफिज अल असद की मूर्ति भी गिरा दी। हाफिज मौजूदा राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता थे और साल 1982 में उन्होंने हमा नरसंहार को अंजाम दिया था, जिसमें शहर में लगभग 30,000 लोगों की हत्या की गई थी। इसे असद के खिलाफ सुन्नियों के सीरियाई मुस्लिम ब्रदरहुड के विद्रोह के बाद अंजाम दिया गया था। हाफिज की मूर्ति गिराने के साथ ही विद्रोही जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन सीरियाई सेना कह रही है कि उसके लिए ये झटका नहीं है। उसके मुताबिक उसने सोच समझकर कदम खींचा है। सीरियाई सेना शहर के बाहर फिर से तैनात हो रही है। उसका मकसद शहरी युद्ध से बचना है ताकि बेकसूर लोगों का खून न बहे। बीते 13 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब असद के खिलाफ इतनी तेजी से विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं। वो असद जिन्हें रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ ही ईरान का भी समर्थन है। रूस ने असद के समर्थन में विद्रोहियों पर हवाई बमबारी भी की, लेकिन ये बमबारी उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकी है। दूसरी तरफ हमा शहर पर जीत के बाद विद्रोहियों ने यहाँ की जेल में बंद कैदियों को रिहा कर दिया। ये वीडियो विद्रोहियों ने ही जारी किया है। इसमें कैदियों को हमा जेल से बाहर निकलते और अपनी आजादी पर खुश होते दिखाया गया है। विद्रोहियों ने साफ कर दिया है कि वो अब होम्स की ओर दक्षिण दिशा में बढ़ने को तैयार हैं। ये वो रास्ता है जो राजधानी दमिश्क से जोड़ता है। उससे पहले ही विद्रोहियों ने होम्स के लोगों से कहा कि वो विद्रोह करें और उनका साथ दें। दूसरी तरफ असद की मदद में जहां रूस और ईरान पहले से ही हैं, वहीं अब हिजबुल्लाह ने भी साफ कर दिया है कि वो सीरिया का साथ देगा। हिजबुल्लाह के नए लीडर नईम कासिम ने कहा है कि विद्रोहियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए हम सीरिया के साथ खड़े हैं। यानी सीरिया में लड़ी जा रही जंग में दोनों तरफ आतंकी संगठन है। एक तरफ अलकायदा के साथ रह चुका हयात तहरीर अल शम्स है, तो दूसरी तरफ है हिजबुल्लाह। लिहाजा आने वाले समय में सीरिया फिर एक बार वैसी ही तबाही देखने वाला है जिसने उसके तमाम शहरों को पहले ही बर्बाद कर रखा है। आज तक फिर तो मुश्किल में इस वक्त सीरिया है। आगे क्या होगा इस पर भी लगातार नजर हम बनाए भी हुए हैं। पल-पल की अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सीरिया संकट पर। सरकारी सूत्रों के हवाले से ये खबर है और खबर ये कि सीरिया में रहने वाले सभी भारतीय जो हैं वो सुरक्षित हैं। अभी बताया जा रहा है कि 90 के करीब भारतीय वहां पर हैं। दूतावास भारतीय नागरिकों के संपर्क में भी है और लगातार हर तरीके से मदद के लिए भी तैयार है, सक्रिय है। तो फिलहाल जिस तरह के हालात हैं, यहां भारत सरकार की नजर वहां पर मौजूद भारतीयों पर है
और लगातार संपर्क में है, भारतीय की मदद के लिए सक्रिय हैं। दूतावास भारतीय नागरिकों के संपर्क में है, सेवाएं भी जारी हैं। 90 करीब संख्या बताई जा रही है भारतीय जो वहां पर इस वक्त मौजूद है। ये भी जानकारी मिल रही है कि सीरिया में रहने वाले जो सभी भारतीय हैं वो सुरक्षित हैं और दूतावास भारतीय नागरिकों के लगातार संपर्क में है। वहां के हालातों को देखते हुए पिछले कुछ सालों से लगातार देखा गया है कि जो भारतीय सरकारें हैं वो भी अपने नागरिकों के लिए उतनी ही चिंतित रहती हैं। दूतावास की जो सेवाएं हैं वो सीरिया में जारी है। कुल बताया जा रहा है इस वक्त 90 भारतीय नागरिक वहां पर मौजूद हैं। असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई प्रधानमंत्री ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक वीडियो में कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिससे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उनके साथ मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें कि एक हफ्ते में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क के अलावा सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। अब सवाल यह है कि सीरिया में अब आगे होगा क्या? विद्रोहियों की जीत के साथ ही सीरिया में बशर अल असद के 24 साल के शासन और देश में 13 साल से चल रहे गृह युद्ध का अंत हो गया है। अब सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हयात अल शाम का कब्जा है। सड़कों पर कई जगहों पर जश्न का माहौल है। विद्रोही हवा में फायरिंग कर खुशी जता रहे हैं। कई लोग चौराहों पर सेना के टैंक पर चढ़कर जश्न मना रहे हैं। हालांकि जीत के इस जश्न के बीच दमिश्क के लोगों के दिलो दिमाग में कई चिंताएं भी हैं कि सीरिया में अब आगे क्या होगा। यही वजह है कि देश में हुए इस तख्ता पलट के बीच तमाम लोग जरूरी सामानों को तलाश रहे हैं। शहर की दुकानें और एटीएम बंद हैं। ऐसे में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति असद के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ने वाले विद्रोहियों ने हमेशा से ये साफ कर रखा था कि उनका पहला लक्ष्य बशर अल असद को सत्ता से हटाना है। लेकिन अब जब असद के देश छोड़कर भागने की खबरें हैं तो आगे क्या होगा, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। सीरिया में असद सरकार के पतन ने पहले से ही उथल पुथल वाले इस क्षेत्र में और अधिक अनिश्चितता का खतरा पैदा कर दिया है। कुछ अरब देशों ने पहले तो कई साल असद सरकार से किनारा किया, लेकिन पिछले कुछ समय में उनके साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य करना शुरू कर दिया था। ऐसे में विद्रोहियों के सीरिया पर कब्जे ने सीरिया से राजनीतिक संबंधों को लेकर नया प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश हयात तहरीर अल शाम को लेकर सतर्कता बरतते रहे हैं। ऐसे में सीरिया के भविष्य को लेकर संशय के बादल और भी गहरे हो गए हैं। लोग हालात के और खराब होने की आशंकाओं से डरे हुए हैं। विद्रोही गुटों ने भले ही 13 साल के संघर्ष के बीच असद को हटाने का अपना मकसद पूरा कर दिया हो, लेकिन अब इससे आगे का रास्ता भी उनके लिए मुश्किलों भरा ही है, क्योंकि विद्रोही गुट के नेताओं को पता है कि अगर उनकी पहचान जिहादी संगठन के रूप में बनती है तो वो आसानी से सीरियाई सरकार में शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसी सूरत में वो देश का नेतृत्व करने की अपनी आकांक्षाओं को साकार नहीं कर सकेंगे, चाहे विद्रोही अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हों या नहीं। लेकिन इस क्षेत्र की प्रमुख शक्तियां इजराइल, ईरान और तुर्की सभी सीरियाई गृह युद्ध के नतीजों से जुड़े हुए हैं, जिसका मतलब है कि असद का तख्ता पलट न केवल मध्य पूर्व पर असर करेगा बल्कि अमेरिका और रूस जैसी वैश्विक शक्तियों पर भी इसका असर होगा। यानी अनिश्चितताएं कई हैं और चिंताएं भी कई। खबरों के मुताबिक बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। देश में सत्ता परिवर्तन की तैयारी हो रही है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि देश में सरकार कैसे बदली जाएगी, कौन सीरिया का नेता बनेगा। सीरियाई सेना के पीछे हटने के बाद भी पूरी दुनिया की नजरें यहाँ हुए घटनाक्रम पर बनी हुई हैं। सीरिया से आ रही तस्वीरों के बीच यहाँ के भविष्य की चिंता बड़ी है। इस बीच इजराइल ने दावा किया है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए उनकी सेना ने गोलान हाइट्स में इजराइल और सीरिया के बीच बने बफर जोन में प्रवेश किया है। तमाम बड़े मुल्क सीरिया के हालात पर फिलहाल सधी बयानबाजी कर रहे हैं।
सीरिया में 13 साल के गृह युद्ध के खात्मे के बाद भविष्य की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। सीरिया में 27 नवंबर को सेना और सीरियाई विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के बीच 2020 के सीजफायर के बाद फिर संघर्ष शुरू हुआ। इसके बाद 1 दिसंबर को विद्रोहियों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। इसे राष्ट्रपति बशर अल असद ने सीरिया की जंग के दौरान 4 साल की लड़ाई के बाद जीता था। लेकिन इस बार असद की एक न चली। फिलहाल वो देश छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब असद करेंगे क्या? विद्रोहियों की जीत के साथ सीरिया में असद के शासन का अंत हो गया है। जो परिवार बीते 50 सालों से सीरिया के सत्ता में शीर्ष पर था, वो अब सत्ता से बेदखल हो चुका है। सीरिया में असद सरकार के खिलाफ कई बार विरोध पनपा, विद्रोह हुआ, लेकिन हर बार वो इसे दबाने में कामयाब रहे। लेकिन इस बार विद्रोहियों के आगे सीरियाई सेना की एक न चली और सत्ता असद के हाथों से निकल गई। सीरिया की सत्ता जाने के बाद अब असद को लेकर तमाम अटकलें चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 24 साल सीरिया की सत्ता में सबसे ताकतवर रहे असद आखिर कैसे इस हालात में पहुंच गए, क्योंकि 13 साल से चल रहे गृह युद्ध का अंजाम उनके खिलाफ हुआ। और सबसे बड़ी बात, अब आगे असद का क्या होगा? दरअसल 2011 में अरब क्रांति के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। सीरिया के लोगों ने 10 साल से सत्ता में काबिज बशर अल असद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसके बाद फ्री सीरियन आर्मी के नाम से एक विद्रोही गुट तैयार हुआ। विद्रोही गुट के बनने के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। इसमें अमेरिका, रूस, ईरान और सऊदी अरब के शामिल होने के बाद ये संघर्ष और बढ़ता गया। 2014 में ISIS ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया, जिससे ये युद्ध और जटिल हो गया। कई बार विद्रोही गुट ने सीरिया के अहम शहरों पर कब्जा जमाया। सीरियाई सेना ने विद्रोहियों को कड़ी चुनौती भी दी। लेकिन असद के सहयोगी देशों के युद्ध के अलग अलग मोर्चों पर घिरने के बाद असद की मुश्किलें बढ़ती गईं। रूस यूक्रेन पर अपने आक्रमण में उलझा हुआ है। ईरान और उनके लेबनानी सहयोगी हिजबुल्लाह को इजरायली हमलों से नुकसान पहुंचा है। यही कारण है कि वो लड़खड़ाती सीरियाई सेना की मदद के लिए आगे नहीं आ सके। उधर सीरिया पहले से ही संघर्ष कर रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, जिसके चलते असद की लोकप्रियता भी घटती जा रही थी। बिगड़ते हालात के बीच अधिकतर सैनिक अल असद के लिए लड़ना नहीं चाहते थे। सैनिक और पुलिस अधिकारी अपनी चौकियां छोड़कर अपने हथियार सौंपकर विद्रोहियों के आगे बढ़ने से पहले ही भाग रहे थे। बीते 11 दिन में लगातार कई मोर्चों पर असद की सेना की हार की खबरें सामने आ रही थी। लगातार बड़े शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा हो रहा था और आखिर में राजधानी दमिश्क भी विद्रोहियों के हाथ में आ गई। असद परिवार का ताल्लुक अलावाइद समुदाय से है, जो शिया इस्लाम को मानता है और सीरिया के पिछड़े समुदाय में आता था। बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने 30 साल देश पर राज किया। साल 2000 में हाफिज की मौत के बाद बशर अल असद निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति चुन लिए गए। असद परिवार पर विद्रोह को दबाने का आरोप लगता रहा और इसे लेकर बशर अल असद का भी कई बार विरोध हुआ, लेकिन असद हर बार विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे। लेकिन साल 2024 जाते जाते सीरिया में असद के खिलाफ विद्रोह की ऐसी लहर उठी तो वो देश छोड़कर भाग निकले। आज तक ब्यूरो। सीरिया में पिछले हफ्ते हालात अचानक बदल गए। इसके बाद देखते ही देखते विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति बशर अल असद के 24 साल के शासन का अंत कर दिया। असद के खिलाफ इस विद्रोह की कमान संभालने वाले शख्स का नाम है अबू मोहम्मद अल जुलानी। जुलानी का नाम पहले भी काफी सुर्खियों में रहा है। आपको बता दें कि आखिर कौन है जुलानी, इस रिपोर्ट में। सीरिया के विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने पूरे सीरिया पर कब्जे की घोषणा कर दी है। इन सब के बीच अब लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या है HTS और कौन है इसका मुखिया। अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसने सभी बंदूकधारी विद्रोहियों को एक साथ किया और राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। पहले हयात तहरीर अल शाम को समझिए। सीरिया में जिस विद्रोही गुट ने पूरे देश पर कब्जा जमाया है,
और राष्ट्रपति बशर अल असद को भागने के लिए मजबूर किया है, उसका नाम हयात तहरीर अल शाम है। ये गुट लंबे समय से बशर सरकार के खिलाफ लड़ रहा था। ये कभी आतंकी संगठन अल-कायदा की शाखा रहा है। हालांकि 2016 में इस संगठन ने खुद को अल-कायदा से अलग कर लिया था। एचटीएस की अगुवाई अभी अबू मोहम्मद अल जुलानी के पास है, जो बेहद कट्टरपंथी माना जाता है। पश्चिमी देश एचटीएस को आतंकी संगठन भी मानते हैं, लेकिन इस संगठन के मुखिया के बारे में आपको बताते हैं। हयात तहरीर अल शाम का मुखिया अबू मोहम्मद अल जुलानी एक इस्लामिक नेता है, लेकिन वो खुद के आधुनिक होने का दावा करता है। अब जुलानी ने एचटीएस को अल-कायदा से अलग किया था, तभी से ही इसका मकसद सीरिया की सत्ता से बशर अल असद सरकार को हटाना था। अबू मोहम्मद अल जुलानी एक समुदी मूल का सीरियाई है। वो एक समय अबू बकर अल बगदादी का भरोसेमंद था। बगदादी ने जब 2011 में सीरियाई गृह युद्ध के बीच अपने नेटवर्क का विस्तार करने का फैसला किया, तो उसने जुलानी को यह जिम्मेदारी सौंपी। बगदादी ने जुलानी को सीरिया में आतंकी गुट के काम को बढ़ाने के लिए भेजा था। अक्टूबर 2019 में एक अमेरिकी हवाई हमले में बगदादी तो मारा गया, तो उसका गुट बिखर गया, लेकिन सीरिया में अल जुलानी ने लगातार खुद को बनाए रखा। जुलानी कम उम्र में ही आतंकी संगठनों से जुड़ गया था। अमेरिकी आक्रमण शुरू होने से पहले 2003 में वो इराक चला गया, वहां वो गिरफ्तार भी हुआ और 2008 में रिहा होने तक जेल में रहा। जुलानी रिहाई के बाद अल-कायदा में वापस चला गया। जुलानी ने सीरिया में अल-कायदा की सीरियाई शाखा जबात अल नुसरा की स्थापना की। बाद में उसने खुद को अल-कायदा और आईएसआईएस से अलग करने की कोशिश में अपने गुट का नाम बदलकर तहरीर अल शाम कर दिया। अब जुलानी सीरिया पर कब्जा कर रहा है और बशर अल असद की सत्ता को जड़ से उखाड़ रहा है। आज तक ब्यूरो। बढ़ रहे आगे बात सीरिया के गदर की कहानी। सीरिया में 4 विद्रोही संगठनों ने एक साथ मिलकर धावा बोला और 4 शहरों के बाद आज आखिर दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सीरिया पर विद्रोहियों ने कब्जा किया। राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों के घुसने से पहले ही राष्ट्रपति असद भाग गए। राष्ट्रपति भवन में विद्रोही घुस चुके हैं। राष्ट्रपति भवन के बाहर भी गोलियां चलाई। रेडियो टीवी से लेकर सेना मुख्यालय और सभी बड़ी सरकारी इमारतों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरह राजधानी पर कब्जा हुआ। दमिश्क में विद्रोही घुसे, राष्ट्रपति असद जो है वो भाग गए, अज्ञात जगह गए हैं। सेना की तरफ से ये जानकारी दी गई और शहर शहर विद्रोही नजर आ रहे हैं। सीरिया सेना के पीछे हटने के बाद भी पूरी दुनिया की नजरें सीरिया पर बनी हुई हैं, क्योंकि हालात चिंताजनक बने हुए हैं। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि वो सीरिया के हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं ट्रंप ने कहा है कि रूस को सीरिया की मदद करनी चाहिए। ईरान और हिजबुल्लाह की भी निगाहें सीरिया पर है। दुनिया भर के मुल्क सीरिया के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सीरिया में हुए इस घटनाक्रम पर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी आपको दिखाते हैं, जो सीरिया के बहाने रूस को भी निशाने पर ले रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, असद चले गए हैं, वो अपने देश को छोड़ चुके हैं। पुतिन के नेतृत्व वाला रूस अब उनको बचाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। रूस के वहां मौजूद होने की कोई वजह भी नहीं थी। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस ने सीरिया में अपनी दिलचस्पी खत्म कर दी है, क्योंकि यूक्रेन के साथ लड़ाई में रूस के 6 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस और ईरान अब एक कमजोर देश है। अब डोनाल्ड ट्रंप की इस टिप्पणी से साफ है कि सीरिया में जो कुछ हुआ उसका दुनिया भर के कई मुल्कों के लिए क्या मायने हैं। साथ ही सीरिया को लेकर ट्रंप का बयान भविष्य को लेकर उनकी रणनीति के संकेत भी दे रहा है। हालांकि सीरिया के घटनाक्रम पर अमेरिका की ओर से सभी प्रतिक्रिया आई है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सीरिया में हो रही अप्रत्याशित घटनाओं पर नजर रख रहे हैं। ट्रंप सीरिया के बहाने रूस को निशाने पर ले रहे हैं। वहीं रूस की ओर से असद के सीरिया छोड़ने की पुष्टि की गई है। साथ ही सीरिया में शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण की बात कही गई है। इस बीच यूएई जैसे देश
सीरियाई लोगों से अराजकता को रोकने के लिए सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। वहीं इजराइल हर एक उठापटक पर पैनी नजर बनाए हुए है। जानकारी के मुताबिक इजराइल की चिंता हथियार भंडारों की, जो विद्रोहियों के हाथ में आना खतरनाक हो सकता है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इजराइल अपनी अगली रणनीति पर काम कर रहा है। सीरिया की सत्ता असद के हाथ से जाने के बाद वहां घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। यहां के बदलते हालात का कई देशों से सीधा संबंध रहा है। लिहाजा आने वाले दिनों में सीरिया को लेकर कई देशों की तल्खी बढ़ सकती है। सीरिया को लेकर नए सिरे से घेराबंदी शुरू हो सकती है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।